नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सेवक एक्सप्रेस लीगल में, जिसमें हम आसान भाषा में लीगल नॉलेज शेयर करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ, वह एडीआर है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसको हम आज समझते हैं आसान भाषा में, और यह इसकी एग्ज़ाम किस प्रकार की होती है और प्रैक्टिकल किस प्रकार का होता है और आपको क्या स्टडी करना है इसमें, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानने वाले हैं और क्या-क्या इसमें आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, यह एक असाइनमेंट सब्जेक्ट है और जो प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है। यह सब्जेक्ट जो है यह आधा प्रैक्टिकल होता है और आधा रिटन में लिया जाता है, यानी कि 50% ये प्रैक्टिकल है और 50% ये रिटन है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों, बीए एलएलबी और बी एलएलबी के लिए। तो आप थोड़ा सा समझिएगा इसको। तो आर्बिट्रेशन मीनिंग और इसका स्कोप एंड नेचर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग आर्बिट्रेशन, व्हाट इज द स्कोप आर्बिट्रेशन, इसका नेचर क्या होता है हमको समझना है दोस्तों। तो आर्बिट्रेशन का मतलब यह है कि कोई ऐसा बीच का मार्ग जो कोर्ट में ना जाकर एक आर्बिट्रेशन नियुक्त किया जाए और उसके माध्यम से जो भी केस है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ये इसका मतलब होता है। और किसी केस का जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, यह इसका एक बेनिफिट है। तो कोर्ट में बहुत केसेस पेंडेंसी है दोस्तों। तो इससे इसका एक बेनिफिट ये है कि कोर्ट में बहुत केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इससे यह होगा कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा कोर्ट का सोर्स भी बचेगा। तो इसमें हम जानेंगे शरिया फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, इसका फीचर क्या है और वह आपको इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो इसके बारे में हम डिटेल आगे के वीडियो में लेंगे। मैं अभी आपको खाली इतना ही बता रहा हूँ कि आपको स्टडी क्या क्या करके जाना है, किस प्रकार से करना है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, और थोड़ा सा आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के ही जाना है और आपको पता चलेगा कि यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बहुत अच्छा टॉपिक है ये समझने के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए। आप इसको जरूर समझिए। और दूसरा है मेजर प्रोविजन एक्ट 1996, ये भी आपको पढ़ना है। तो 1948 से पहले एक एक्ट होता था, उसके बाद में 1996 का आया हुआ है। तो 1948 और 1996 के प्रोविजन में क्या अंतर है, इसमें क्या कंपैरिजन है, यह हम प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। यह प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक तो शॉर्ट नोट्स के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर हाफ क्वेश्चन के आधार पे इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट, तो हर एक एक्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आप 1 2 3 4 इस टाइप से इसके मतलब पार्ट्स में आप स्टडी करके जाइए, ताकि एग्जामिनर भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो समझ पाए उसको। तो सम अभी समझते हैं, जिसमें जैसे मान के चलिए हम समझते हैं अभी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है। एक तो इसको समझते हैं। तो जिसमें दो कंट्री इन्वॉल्व होती है और उसके लिए एक आर्बिट्रेट नियुक्त किया जाता है, उसी को आर्बिट्रेट बोलते हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेट। इंडिया में इंटरनेशनल आर्बिट्रेट को नियुक्त करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को ही है दोस्तों। और अगर इंटरनल कोई आर्बिट्रेट नियुक्त किया जाता है तो उसकी पावर हाई कोर्ट को
दी जाती है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी तरह आर्बिट्रेशन के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेटर हो गया, ट्रेशन हो गया, एडोक आर्बिट्रेटर हो गया, स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेटर हो गया, टेक्चुअल आर्बिट्रेटर हो गया, डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर हो गया। तो इन सभी का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है दोस्तों। अभी मैं एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ आर्बिट्रेटर और मीडिएटर का काम क्या होता है। और इस तो जैसे एक आर्बिट्रेटर होता है और एक मीडिएटर होता है, तो इसके बारे में मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि जो मीडिएटर होता है उसकी प्रोसीडिंग लिखी नहीं जाती दोस्तों, उसकी प्रोसीडिंग लिखी नहीं जाती। और जो मीडिएटर होता है वह आर्बिट्रेट के पहले का मैटर है दोस्तों। जैसे कि यह कोर्ट में आने के पहले इसका मैटर होता है, मतलब समझाना दोनों पार्टियों को, इस टाइप का काम होता है। उसकी प्रोसीडिंग कहीं रिपोर्ट नहीं की जा सकती है और ना ही उसका कोई एविडेंस होता है। तो कोर्ट में जाकर आप यह नहीं कर सकते कि मेरा मीडिएशन से ऐसी ऐसी बात होगी है, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बताया है। तो वो कोई एविडेंस नहीं होगा दोस्तों, ये आप कोर्ट में नहीं कह सकते हो। तो अगर मान के चलो मीडिएशन का में यही बात होती है कि दोनों में आपसी सुलह हो जाए और वही के वही मामला खत्म हो जाए। तो और मीडिएशन में अगर कोई बात अगर खत्म हो जाती है तो इससे अच्छा कौन सा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है दोस्तों। और अगर उस पे कोई सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है तो बात वही पे वही खत्म कर दी जाती है। ये इसका एक बेनिफिट होता है। लेकिन आर्बिट्रेटर की प्रोसीजर ये लिखी जाती है। आप ये दोनों चीजें ध्यान से समझना है आपको कि जो मीडिएटर होता है उसकी प्रोसीजर लिखी नहीं जाती है और जो आर्बिट्रेटर होता है उसकी प्रोसीजर लिखी जाती है। तो ये चीज मायने रखती है दोस्तों आर्बिट्रेटर की। तो यह चीज ध्यान रखना है आपको। इसका डिटेल पढ़ने के लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो असाइनमेंट दी गई है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और अभी हम देखते हैं कि यूनिट 2 में क्या बताया गया है। तो कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल कैसे बनता है दोस्तों, उसके ग्राउंड क्या क्या है। जैसे 3 आर्बिट्रेटर एक साथ में हो तो वो ट्रिब्यूनल कहा जाता है। एक आसान भाषा में अगर कहे तो 3 है इसीलिए वो ट्रिब्यूनल है। तो उसका यही ग्राउंड है, ग्राउंड ऑफ चेंज है उसका। तो आर्बिट्रेटर का कोई डिसीजन जजमेंट में लिखा जाता है ये तो आप समझ गए, तो उसको अवार्ड कहते हैं दोस्तों। तो इज कॉल्ड अवार्ड इज नॉट ये दिस इज नॉट अपीलेबल। उस पर अपील नहीं कर सकते आप। वह बाध्य करता है दोनों पक्षों में मानने के लिए until unless certain areas are not clear दोस्तों। उसके और उसकी बहुत स्पेशल कंडीशन में ही उसको डिसीजन में चेंज किया जा सकता है। उनके जो डिसीजन होते हैं तो बहुत ही स्पेशल कंडीशन में उसमें चेंज किया जा सकता है। और ये भी देखना है आपको किस कंडीशन में आर्बिट्रेशन का अवार्ड मान्य नहीं होता है। तो कब अपीलेबल होता है वह कैसे वो अपीलेबल होता है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग, ये भी आपको समझना है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट कैसे की जाती है। मीडिएशन से ज्यादा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। और मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड एंड अप्लीकेशन, यहाँ पर अवार्ड का मतलब होता है डिसीजन। मतलब जो भी आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजन होता है उसको अवार्ड के रूप में बोला जाता है और वो एक डिसीजन होता है। यहाँ पर आर्बिट्रल अवार्ड कैसे बनता है ये आपको समझना है। और दोनों जो पक्ष होते हैं उनकी बातें सुनी जाती है इसमें और उस पे उनके एविडेंस लिए जाते हैं और इस तरह वह पूरी प्रोसीडिंग की जाती है। और
और फिर अपने को समझना है कि फिर अवार्ड एप्लीकेशन कैसा होता है, मतलब उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, अवार्ड को लागू कैसे किया जाता है, वह सब आपको पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यही आपको प्रैक्टिकल में तो रहने वाला है, पर इन फ्यूचर आप जब प्रैक्टिस में आओगे तो ये चीज मायने रखेगी दोस्तों आपको। ये प्रैक्टिकल जो होता है इसी के लिए होता है, और ये आपको पढ़ना है, क्योंकि यह रिटर्न भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो आप लोग इससे आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो अब यूनिट 3 में क्या बताया गया है वो देखते हैं। फाइनलिटी इन्फोर्समेंट ऑर्बिटल अवार्ड, वो कैसे लागू होता है। अपील इम्पोजमेंट फॉरेन अवार्ड न्यूयॉर्क और जिनीवा कन्वेंशन, ये जो है ये फॉरेन अवार्ड कन्वेंशन कौन करता है दोस्तों, और अवार्ड एप्लीकेशन कैसे होता है, वह चीजें, ये चीजें है दोस्तों, ये चीजें बताई गई है यूनिट 3 में। अभी यूनिट 4 में क्या बताया गया है, उसका आपको कॉन्सिलेशन के बारे में यूनिट 4 में बताया गया है। तो जैसे हम बात करते हैं कॉन्सिलेशन आर्बिट्रेशन कंसाइज करने की, तो किसी को काउंसिलर जो होता है उसी को काउंसिलेट भी कहते हैं। उसके लिए कोई यूनिट जो यूनिट 4 जो बनी है उस पे आधारित है दोस्तों, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। अब हम बात करते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, जो कि कोर्ट में ना जाकर कोई दूसरा तरीके से मार्ग निकाला जाए, मतलब इसमें कोर्ट ने कुछ कोर्ट्स गठन किए हैं जिसके माध्यम से कोर्ट में ना जाकर निपटारा हो सके। ठीक है, इसका रीजन ये है कि कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत है। आज के तारीख में कोर्ट में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडेंसी है दोस्तों, और इस पेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो इसके चलते कोर्ट ने ये एडीआर सिस्टम बनाया है, जिसमें लोक अदालत आता है, जिसमें और भी सिस्टम आते हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक आता है इसमें। फास्ट फास्ट ट्रैक इसी का एक हिस्सा है। इसमें आप देखा होगा विनवियर कोड भी इसी में आता है। तो सो दैट यह मैटर जल्दी निपटा जाए, यही इसका एक रीजन होता है। तो इसके लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ऑफ इंडिया की तरफ से 1997 में नालसा बनाई गई है। नालसा के मतलब 3 लेयर होते हैं। एक लेयर होता है डालसा, एक होता है सालसा और एक होता है नालसा। तो नेशनल लेवल पर भी है ये, स्टेट लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। तो इसका इसका जो चेयरपर्सन होता है वह एक एक्स ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। तो इसका प्रोविजन 1939 ए को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में होता है, और उसमें 87 का एक्ट लगता है दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसको किसी भी व्यक्ति को इस किसी भी लीगल सर्विस देनी होती है, यानी कि किसी की खर्चा करने की अगर हैसियत ना हो, जिसके पास पैसे खर्च करने की शक्ति ना हो, उसके लिए ये होता है दोस्तों। तो वो अपनी एप्लीकेशन वो या तो सेंट्रल लेवल पे लगाए या स्टेट लेवल पे लगाए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाए, तो उसको ये सुविधा दी जाती है, उसको बाकायदा बिना खर्च लिए लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। तो लोक अदालत में यहाँ पर सेटलमेंट होती है, और कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या फिर चलने वाला हो, दोनों पार्टी अपने म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ पर आते हैं, और म्यूचुअल डिग्री दोनों के बीच में हो जाती है। और लोक अदालत का कोई भी डिग्री नॉट अपीलेबल होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में एडीआर का मतलब लोगों को समझ में आ जाएगा कि एडीआर होता क्या है, क्योंकि एडीआर में जैसे जल्द से जल्द जो निपटारा हो रहा है, बहुत सालों साल जो केसेस पेंडिंग है वो फटाफट निपट रही है, तो उसका एक विशेष महत्व आ गया है लोगों को। तो
पब्लिक यही चाहती है कि हमारी केस इतनी ज़्यादा साल पेंडिंग ना रहे, जल्द से जल्द उसका निपटारा हो, इसलिए ये प्रोविज़न की गई है। तो इसके लिए आगे जो भी चीज़ बताई गई है, इसमें सेटलमेंट होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसमें बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं, जैसे कि चालान हो गया, बिजली के कुछ केसेस हो गए, जो सेल टैक्स के कुछ केसेस होते हैं, इनकम टैक्स के कुछ केसेस होते हैं, या फिर बैंक लोन के कुछ केसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों का निपटारा हो जाता है उसमें, और यहाँ पे सेटल की जाती है सारी केसेस। तो इसी प्रकार हमने देखा है कि एडीआर क्या होता है, इसमें कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको सभी लॉ स्टूडेंट को यूजफुल लगा होगा, और आशा करता हूँ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपको बनाते रहूँगा। और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे सेवक एक्सप्रेस लीगल चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों।